हेलो मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आइए आज मैं साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवों की उत्तरजीविता के लिए निम्न ऑप्शन में से कौन आवश्यक है। पहला ऑप्शन है पाचन, परिसंचरण और इसके बाद श्वसन, इसके बाद जनन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि पाचन करें तो पाचन करने से केवल उत्तरजीविता नहीं चल सकता है, परिसंचरण करने से भी नहीं चलेगा और केवल श्वसन करने से भी उत्तरजीविता नहीं चल पाएगा। यहां पर आपका जनन जो है, यहां जनन करने से जीवों में उत्तरजीविता आवश्यक है। तो जनन के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहां उत्तरजीविता के लिए आपका जनन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, शिशु को जो जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो देखिए जो जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जरायुज। तीसरा क्वेश्चन है कि जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उसे कहते हैं, जो जीव सीधे शिशु को जन्म न देकर के अंडे देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मुकुलन, जरायुज, विखंडन या अंड प्रजक। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंड प्रजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। ये वाला चित्र जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये आपका हाइड्रा का चित्र है और हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि से जनन होता है। तो ये देखिए मुकुलन विधि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, बोल रहा है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है, मनुष्य है, मुर्गी है, कौवा है या बत्तख है। तो यहां पर जरायुज समझने का प्रयास कीजिएगा। जरायुज जंतु उसे कहते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो सीधे शिशु को जन्म देने वाले मनुष्य, मुर्गी, बत्तख या कौवा। तो यहां पर मालूम है आपको कि मुर्गी जो है अंडा देती है, बत्तख भी अंडा देती है, कौवा भी अंडा देता है। तो यहां पर मनुष्य जो है सीधे शिशु को जन्म देता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं। मानव के नर युग्मक, नर मतलब होता है पुरुष, नर मतलब पुरुष जाति, ठीक है, और मादा जाति मतलब स्त्री। तो यहां पर है मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, युग्मक कहते हैं या क्लोन कहते हैं। तो यहां पर शुक्राणु आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर युग्मक। यही यदि मादा युग्मक पूछता तो यहां पर अंडाणु आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन कहने का मतलब कि वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो मनुष्य, गाय, मुर्गी या मेढक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा,
यहां पर बाह्य निषेचन किसमें होगा? मनुष्य में तो नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के अंदर होता है। गाय में भी बाह्य निषेचन नहीं होगा, यहां पर भी आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर होता है। और यहां देखिए मुर्गी में आपका भी बाह्य निषेचन नहीं होगा, क्योंकि यहां भी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर होता है। यहां पर आपका मेढक देखिए, ये नर मेढक जो है से मादा मेढक जो अंडा छोड़ती है जल में, उस पर जाकर के नर मेढक अपना शुक्राणु छोड़ देता है और यहां पर आपका बाह्य निषेचन होता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित किस जीव में कयांतरण होता है? निम्नलिखित किस जीव में कयांतरण होता है? कौवा में होता है, गाय में होता है, बाघ में होता है, या रेशम कीट में होता है। ठीक है, तो यहां जो है कौवा नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, गाय नहीं होगा, यहां पर आपका रेशम कीट हो जाएगा। मेढक भी आपका ऑप्शन में देखने को मिलता, तो मेढक भी आपका क्या हो जाता? कयांतरण विधि से जीव में वृद्धि होता है, तो यहां रेशम कीट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। आंतरिक निषेचन कहां होता है? सुनिए, आंतरिक निषेचन कहने का मतलब, आंतरिक मतलब अंदर, और निषेचन शरीर के अंदर होने वाले निषेचन, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन बोला जाता है। तो यहां पर मादा शरीर के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर 1 एज दी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? सुनिए, मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? सुनिए, एक युग्मनज कहने का मतलब कि यहां पर एक ही, चाहे वह अंडाणु हो या शुक्राणु हो, तो उसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? तो आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? ये तो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद विखंडन, 12 क्वेश्चन। विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है? सुनिए, विखंडन द्वारा जनन की भी कई विधि है, लेकिन यहां पर आपका विखंडन के बारे में पूछ रहा है कि विखंडन द्वारा किस जीव में जनन होता है? हाइड्रा में होता है, पैरामीशियम में होता है, या अमीबा में होता है, या बैक्टीरिया में होता है? तो हाइड्रा में तो आपका मुकुलन हो जाएगा। यहां पर आपका अमीबा जो है, इसमें विखंडन या विखंडन इसी को कहते, विखंडन इसी को कहेंगे, तो यहां पर आपका अमीबा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग मतलब स्त्रियों में जन्म देने वाले अंग का नाम बताना है। तो वृषण है, या गर्भाशय है, या शुक्राणु नलिका है, या शिशन है? तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन बी गर्भाशय, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करा कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं दो नर जंतु, एक नर और एक मादा, दोनों मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, मतलब लैंगिक जनन वैसा जनन है जिसमें एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय होता है
ऑप्शन बी है 1 अंडाशय होता है, ऑप्शन सी है 3 अंडाशय होता है, और ऑप्शन डी है 2 जोड़ी अंडाशय होता है। तो यहां पर आपका 1 जोड़ी अंडाशय होता है। 1 जोड़ी क्या होता है दोस्तों? अंडाशय होता है। 1 जोड़ी कहने का मतलब कि 2। तो यहां 15 का ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है कितने दिन का अंतराल पे होता है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। तो यहां पर सामान्य ऋतुस्राव की जो अवधि है ये आपका 28-30 दिन लगभग। तो यहां पर 28 दिन आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 16। क्वेश्चन नंबर आज का 16। देखिए 16 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? मतलब किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था जो है से 10 से 11 साल से प्रारंभ होता है और ये आपका लगभग 18 से 19 साल की उम्र तक रहता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ आपका जनन क्षमता की विकास होती है, शरीर में वृद्धि होता है, विकास होता है, और उसके लिए आहार के रूप में सर्वोत्तम क्या है? ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। इसके बाद नूडल्स, बर्गर, चिप्स तथा लेमन जूस आदि। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। रोटी, सब्जी, दाल और चावल ये आपका किशोरावस्था की उम्र में आहार के रूप में अति आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 17। तो 17 नहीं, यहां पर 18 हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 17। ठीक है। तो क्वेश्चन 18 देखेंगे हम लोग। कितने उम्र तक को शस्य अवस्था कहा जाता है? सुनिए, उम्र जो है, उम्र की पड़ाव में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर शस्य अवस्था बोला जा रहा है। तो इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा, शस्य अवस्था। तो शस्य अवस्था की उम्र दोस्तों 0 से 5 वर्ष होता है। ठीक है, शस्य अवस्था की उम्र 0 से 5 वर्ष होती है। इसके बाद आता है बालक्य अवस्था। बालक्य अवस्था, तो बालक्य अवस्था की उम्र है 6 साल से 10 वर्ष। ठीक है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की उम्र आपका 10 या 11 वर्ष से 19 वर्ष तक रहता है। ठीक है। इसके बाद आपका 19 वर्ष के बाद आपका 20 स्टार्ट होगा। 20 से लेकर के 30 तक लगभग ये आपका कौन सा अवस्था होगा? युवा अवस्था होगा। युवा अवस्था मतलब आप एडल्ट हो जाइएगा। इसके बाद यहां पर आपका 30 से स्टार्ट होता है, ये लगभग आपका 100 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष की उम्र तक रहता है। तो ये आपका उम्र जो है, उम्र की अवस्था है। इस अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था कहते हैं। तो यही 5 अवस्थाओं से होकर के हमारा उम्र को गुजरना पड़ता है। शस्य अवस्था 0 से 5 वर्ष, बालक्य अवस्था 6 से 10 वर्ष, किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष, और आपका युवावस्था 20 से 30 वर्ष। इसके बाद 30 से आपका अनंत तक जाएगा, ये आपका मतलब 60 वर्ष, 70 वर्ष,
मतलब मृत्यु तक ये आपका वृद्धावस्था कहलाएगा। ठीक है, तो इसी अवस्था में आपको वृद्धा पेंशन लागू किया गया है। 50 से 60 वर्ष में आपका स्टार्ट हो जाता है, तो यहां से आपका वृद्धावस्था के लिए हम लोग वृद्धा पेंशन करवाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, कितने उम्र तक को शैशव अवस्था कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारी बात कि 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशव अवस्था कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। यहां करा है कि यौन आरंभ की उम्र क्या होती है। यौन आरंभ 10 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। तो यहां पर आपका 10 से 12 वर्ष जो है ये वाला उम्र है यौनार्भ प्रारंभ होने की उम्र। ठीक, इसके बाद कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनार्भ के दौरान नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन, यहां पर कुछ परिवर्तन दी गई है। ऑप्शन ए में है शारीरिक लंबाई में वृद्धि। ठीक है, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, एडमस एप्पल का दिखना और इनमें से कोई नहीं। तो यौनार्भ के दौरान क्या होता है, यहां पर आपका न तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि होता है, न तो लैंगिक गुणों का विकास होता है और न ही एडमस एप्पल का दिखना। ये सब आपका किशोरावस्था की उम्र में होने वाला गुण है। लेकिन यहां पर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। 21 क्वेश्चन है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनन अपराध है। क्वेश्चन समझिएगा, हमारे इस भारत देश में लड़कियों का विवाह की उम्र से पहले करना कानूनन अपराध है। 18 वर्ष से पहले लड़कियों का विवाह करना कानूनन अपराध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। सुनिए, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण कहने का मतलब कि यहां पर आपका जो शिशु जन्म लेता है वह नर है या मादा है, मतलब लड़का है या लड़की है। तो नर के लिए आपका XY लिंग गुणसूत्र होता है और मादा के लिए XX लिंग गुणसूत्र होता है। तो यहां पर कह रहा है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन सी संरचना, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली है या गुणसूत्र है। तो ये गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका गुणसूत्र ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक तो समय गइल हद सरे में गलती रे कइलू, तीसरे में सुनरिया रे मोइल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहां पर मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में आपका जोड़ी में पूछा जा रहा है। यहां पर आपका जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। यदि जोड़ी नहीं पूछता तो आपका आंसर 46 होता, लेकिन जोड़ी में पूछ रहा है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है। तो यहां पर शिशु का लिंग गुणसूत्र XY
और XX ये आपका लड़की के लिए है और ये आपका लड़का के लिए गुणसूत्र है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर शिशु का लिंग गुणसूत्र XY है या XX है या इसमें से कोई नहीं है या YY है, तो यहां पर आपका हो जाएगा XY। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर होता है। ऋतुस्राव यानी कि लड़कियों में जो माहवारी होता है, महीने में एक बार ऋतुस्राव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं। और उसी का अवधि पूछ रहा है, मतलब कितने दिनों के अंतराल पर होता है, तो यहां पर आपका 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे 27 क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जब लड़कियों में स्तनों का विकास होना प्रारंभ होता है, जब शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, जब इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जब स्त्रियों में ऋतुस्राव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 28। हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या है दोस्तों, भौतिक पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है या दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका रासायनिक पदार्थ हार्मोन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, तो यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, वृषण द्वारा, एक मिनट, तो चलिए देखिए, वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, तो यहां पर इंसुलिन नहीं होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, कोर्टिसोल भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर हो जाएगा। वृषण हार्मोन क्या स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्न में कौन मादा हार्मोन है। देखिए मादा हार्मोन और नर हार्मोन, नर हार्मोन और मादा हार्मोन, यहां पर नर हार्मोन के लिए आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है मादा हार्मोन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्न में कौन नर हार्मोन है। निम्न में कौन नर हार्मोन है, तो यहां पर नर हार्मोन अभी जस्ट हमने बताया टेस्टोस्टेरोन, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। लड़कों के गले में जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडमस एप्पल, ये वाला जिसे हम कंठमणि भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर कह रहा है कि यौनार्भ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है उसे कहा जाता है। तो पुरुष हार्मोन जो स्रावित होता है उसको बोला जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।